चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग नाम से एईएम के प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट मेंशन्ड है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में भी ये सब्जेक्ट होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग। सो आई स्कोर्ड 108 मार्क्स इन दैट प्रीलिम्स। इसके अलावा मैंने अपनी बीटेक में भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है और जनरली हमारी वर्क प्रोफाइल में भी इस तरीके की चीज़ों को हम डील करते रहते हैं। तो इस वजह से आई फाइंड माई सेल्फ कॉम्पिटेंट एनफ कि आप लोगों को इस चीज़ में मैं कुछ अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लगातार हमारा वीडियोज देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक हमने चैट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। अभी पूरा फोकस आप इस वीडियो पर रखिए, पूरा फोकस इसी वीडियो पर रखिए और कोशिश करेंगे कि यहां से ही हम इन्हीं जितना भी टाइम हम यहां लगाएं, वहीं से हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाए। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों? ड्राइंग बोर्ड होता है। आपने सभी ने, इंजीनियर्स को फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड होता है दोस्तों, टी स्क्वायर होता है, मिनी ड्राफ्टर, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, सेट स्क्वायर। ये प्रोट्रैक्टर, ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। एक बार सबके नाम से हम अपने आप को गो थ्रू कर लेते हैं। स्केल, पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग शीट, इरेजर, डिवाइडर, कंपस, ड्राइंग बोर्ड, पिन्स, क्लिप्स और टेप, क्लिनोग्राफ, फास्टनर्स, टेम्पलेट, स्टेंसिल। तो देखिए, इसके अलावा भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पर हम ज्यादा देखेंगे कि ये 18 हम अगर पढ़ लेंगे तो यहां से काफी चीजें हम कवर कर पाएंगे। देखिए, अभी कमेंट सेक्शन में जो डिसिप्लिन लर्नर्स पे जो लाइव हमारी यूट्यूब वीडियो हो रही है, वहां पर मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं। आप वहीं पे जो लाइव चैट में डालेंगे, मैं उनके जवाब आपको साथ ही साथ देता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग बोर्ड। आप सभी ने अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बोर्ड यूज किया होगा। हाँ, जो सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने बाद में भी यूज किया होगा। ड्राइंग बोर्ड क्या चीज होती है दोस्तों? एक फ्लैट, आपने देखा होगा ऐसी शेप का होता है। आगे फोटो भी मैं इसकी दिखाऊंगा। ए फ्लैट स्मूथ सरफेस यूज्ड एज ए बेस फॉर ड्राफ्टिंग। ड्राइंग बोर्ड पर आप क्या करते हैं? ड्राइंग बोर्ड होगा, उस पर आप अपनी शीट को फिक्स करते हैं विद हेल्प ऑफ क्लिप्स। कई बार हम टेप्स भी यूज करते हैं और यहां पर हम ड्राफ्टर लगाते हैं। ड्राफ्टर भी क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। ये सारी चीजें ड्राइंग बोर्ड को एज ए बेस यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं? ताकि एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी आए ड्राइंग्स बनाने के लिए। क्योंकि एक प्लेन सरफेस होगी, एक फ्लैट सरफेस होगी, फिर उस पर हम जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो एरर फ्री हमारी ड्राइंग बनेगी। उस पर कोई भी ड्यू टू रग्ड सरफेस जो एरर आ सकती है वो नहीं आएंगी। टिपिकली किस चीज का बना होता है ड्राइंग बोर्ड? प्लीज आप नोट कीजिए, वुड और इंजीनियर्ड मटेरियल। अगर क्वेश्चन में आए कि भाई ड्राइंग बोर्ड सिर्फ वुड का बना हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है। ड्राइंग बोर्ड वुड का भी बना हुआ हो सकता है और किसी और मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है। इट प्रोवाइड्स ए फर्म फाउंडेशन फॉर अटैचिंग ड्राइंग शीट्स। ये हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड। टी स्क्वायर के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज टी स्क्वायर। ए टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन हो गई। एंड सर्व्स एज ए गाइड फॉर अदर ड्राइंग टूल्स। यानी कि इसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल ड्राइंग्स बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे और दूसरे ड्राइंग टूल्स को इसकी भी मदद मिलती है ताकि उनको प्रॉपरली यूज किया जा सके। ये होगा टी स्क्वायर। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग शाफ्ट या ब्लेड एंड ए शॉर्टर परपेंडिकुलर पीस हेड दैट रेस्ट अगेंस्ट द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। देखते हैं, इसकी फोटो देखते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा। एक बार ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखेंगे। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मुझे ड्राइंग बोर्ड का आईएस कोड बताइए। ड्राइंग बोर्ड हम जो इंडिया में यूज करते हैं उसका आईएस कोड क्या है?
मुझे आईएस कोड अभी चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए। और जो वीडियो को रिकॉर्डेड रूप से देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ड्राइंग बोर्ड का आईएस कोड लिख के दिखाइए। क्वेश्चन में आ सकता है आईएस कोड, आपको लिख देंगे बिलो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज आईएस कोड ऑफ ड्राइंग बोर्ड यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको टिक करना है। तो चैट बॉक्स में मुझे आईएस कोड बताइएगा ड्राइंग बोर्ड का। वुडन एज होता है, ये वुडन एज। बैटन, ताकि वो रेस्ट कर पाए आराम से, ये इसका इसका बॉटम बॉटम, और ये हो गया बैटन। देखिए ड्राइंग शीट्स के साइजेस देखेंगे दोस्तों, ड्राइंग शीट्स के साइजेस देखेंगे, हम जनरली यूज करते हैं ना A0 साइज, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज। हाई पावर्ड सेशन है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, और आपको यहीं से वो सोल्व करने के लिए हेल्प मिल जाएगी। स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ ड्राइंग शीट्स। A0, देखिए चैट्स जो भी आ रही है, जो भी डिसिप्लिन लर्नर के यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है, वहां पर मैं चैट्स देख पा रहा हूँ। आप उस वीडियो का लिंक आप टेलीग्राम चैनल से आप ओपन करेंगे तो आप उस वीडियो पर आ जाएंगे। A0, A0 ड्राइंग शीट का साइज क्या हुआ, 841 mm इंटू 1189 mm। इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। A1 594 mm। बेसिकली एक जो इसकी जो विड्थ है ना, ये देखिए लेंथ है, और ये विड्थ कह लीजिए, ब्रेड्थ कर लीजिए, जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो अगले की लेंथ बन जाएगी। आप ये देखेंगे, ये पैटर्न नोट कीजिए प्लीज, ये पैटर्न नोट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप कोई, और इनमें है ना √2 का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब √2 से डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल 1189 डिवाइडेड बाय √2, ये आ जाएगा 841। आपको ये चीज या तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए इनका साइज, नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आपको अगर एक का ही पता चल गया तो आप बाकी सबका गैस कर पाएंगे। एक बार इसको भी इस वीडियो पे इधर ही देख लेते हैं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। A0 साइज सबसे शीट में बड़ी होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। A0 का मतलब होगा सबसे बड़ी शीट। A0 का साइज विल बी ग्रेटर देन A1, ग्रेटर देन A2, ग्रेटर देन A3, ग्रेटर देन A4। A4 शीट्स वो हैं जनरली जो हम अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करते थे, असाइनमेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते थे, है ना, वो होगी A4। और A3 साइज ना, A3 साइज जनरली लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, लीगल पेपर्स जो जैसे कोर्ट रूम डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, उनके लिए A3 साइज का पेपर यूज किया जाता है। जस्ट मैं आपकी एक छोटी सी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूं कि कब A3 यूज करा जाता है, कब A4 यूज किया जाता है। A0 का साइज होगा 841, उसकी ब्रेड्थ इंटू लेंथ 1189 mm। A1 594 इंटू 841, इधर आ गया 841। A2 क्या होगा 420 इंटू 594। A3 क्या होगा 297 इंटू 420। A4 जो शीट हम इस्तेमाल करते हैं 210 mm उसकी ब्रेड्थ, और लेंथ होगी 297, लगभग 300 mm के आसपास आप ले सकते हैं। तो ये शीट्स का साइज आप याद कर लीजिए। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई शीट का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि आप A4 शीट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका साइज क्या होता है। तो आई थिंक इट इज डन। साथ ही साथ चीजों को खत्म करते चलेंगे दोस्तों। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें हम 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट्स है, यूपीपीएससी एई के प्रीलिम्स के सिलेबस को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज है। जो फुल लेंथ टेस्ट है जो दोस्तों 150 क्वेश्चंस के, जो कि यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स का ही जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे बनाए हुए फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज और 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के आप लोगों के लिए हमने बनाए हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि लास्ट टाइम में अपनी एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस आप कर सकें। अगर कोई ये सोचता है कि भाई 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे 14 के 14 टेस्ट अटेम्प्ट करूं, तो वो केवल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है, जिसमें प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस होगा क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट्स, और 6 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है दोस्तों, और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ड्राइंग शीट जो होती है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे एक ड्राइंग शीट का लेआउट लिया जाता है, कैसे एक ड्राइंग शीट को इस्तेमाल किया जाता है।
एक मिनट। तो दोस्तों जो ड्राइंग शीट है, ये हमने इंजीनियरिंग के टाइम पे भी देखी है कि ड्राइंग शीट किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। आप सभी लोगों ने ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाई कभी ना कभी ज़रूर होगी। जस्ट एक मिनट, एक छोटा-सा क्वेरी है, उसको रिज़ॉल्व कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल ब्लॉक्स। टाइटल ब्लॉक जो है दोस्तों, उसकी जो लेंथ है, लेंथ होती है 170 mm। 170 mm टाइटल ब्लॉक की लेंथ होती है, ठीक है? और साइड में एक रेफरेंस ग्रिड होती है दोस्तों। साइड में एक ये रेफरेंस ग्रिड देखिए, ये इतना सा बॉर्डर देखिए जो ग्रिड बनाई गई है, ये रेफरेंस ग्रिड बनाई होती है, ठीक है? और ये एक सेंटरिंग के लिए इन्होंने एक माइक्रो फिल्मिंग दी है ताकि उसकी सेंटरिंग कर दी जा सके, सेंटरिंग कर दी जा सके। ऐसा दोस्तों जनरली क्या होता है, ये जो मार्जिन कह लीजिए या रेफरेंस ग्रिड कह लीजिए, लगभग ये 5 mm की होती है, 5 mm की होती है, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपकी जो ड्राइंग शीट है, उस इस प्रकार से आपकी ड्राइंग शीट का लेआउट होता है, ठीक है? यहाँ पे आप टाइटल ब्लॉक लिखते हैं और लगभग इसमें 175 mm मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इज 175 mm। और ये जो इसकी जो ब्रेड्थ ली जाती है, ये 65 mm के आसपास ली जाती है। 65 mm के आसपास इसकी ब्रेड्थ ली जाती है, जो कि एक जो BIS का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट कैसे होती है। हाँ, द्विवेदी जी ने जवाब दिया है 10711 2001। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। सौरभ चौहान जी, गुड इवनिंग। मिनी ड्राफ्टर देखते हैं दोस्तों। मिनी ड्राफ्टर ऑब्वियसली जो सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या बाकी भी जो लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ड्राफ्टर जरूर इस्तेमाल किया होगा। तो ड्राफ्टर को एक बार देखते हैं दोस्तों, इसको मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। देखिए क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। यहाँ से आप ड्राइंग बोर्ड पर इसको फिक्स करते हैं, तो यहाँ पर फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू होता है। दो पैरेलल बार्स होते हैं, उनको पैरेललोग्राम बार कहते हैं। यहाँ पर एक प्लेट होती है जिस पर ये जो दो पैरेललोग्राम की बार्स हैं, ये इस वाली से जुड़ी होती है, जिसको पाइवोट प्लेट कहते हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग प्लेट होती है, जहां पर ये वाली पैरेललोग्राम बार्स हमारे मेन जो ड्राफ्टर है, जो स्केल है, जो प्रोटेक्टर है, उससे जुड़ती है, उनको उसको इंडेक्सिंग प्लेट कहते हैं। यहाँ पर लॉक करने के लिए भी नॉब दी जाती है, जिसको लॉकिंग नॉब कहते हैं। एक स्केल यहाँ पर होता है, आपका छोटा स्केल होता है जनरली, और एक बड़ा स्केल आपका यहाँ पर दिया हुआ होता है। एक रेफरेंस मार्क होता है और ये बीच में प्रोट्रैक्टर होता है फॉर एंगल मेजरमेंट। तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका एक मिनी ड्राफ्टर कैसा दिखता है। आई होप आप इससे इससे बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार का मिनी ड्राफ्टर होता है, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। बस इसके जो नाम है वो कई बार हम भूल जाते हैं, तो ये एक बार हमने रिवाइज कर लिया यहाँ से। देखिए एक डेफिनेशन देखते हैं मिनी ड्राफ्टर की। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मिनी ड्राफ्टर? ए वर्सेटाइल डिवाइस कंबाइनिंग द फंक्शंस ऑफ टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर भी इसी में है, सेट स्क्वायर भी इसी में, और प्रोट्रैक्टर भी इसी में है। इट अलाउज फॉर द ड्राइंग ऑफ, क्या क्या ड्रॉ करवाता है? पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि प्रोट्रैक्टर है, एंड परपेंडिकुलर्स, ये क्योंकि ये इन दो स्केल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इससे जो आपकी एफिशिएंसी आएगी वो बहुत अच्छी आती है कंपेयर टू अगर आप अलग से स्केल इस्तेमाल करें, अलग से डी इस्तेमाल करें। अगर आप विद हेल्प ऑफ ड्राफ्टर अगर उन फिगर्स को बनाएंगे यहाँ पर लॉक करके, तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। प्रोट्रैक्टर के बारे में देखेंगे। प्रोट्रैक्टर अगर सिंपल भाषा में कहें तो डी जो हमने इस्तेमाल किया है उसको हम डी कहते हैं, डी को ही हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। ए सेमी सर्कुलर टूल मार्क्ड विद, एक सेमी सर्कुलर टूल होता है प्रोट्रैक्टर,
marked with degrees from 0 degree to 180 degree. Mark with 0 degree to 180 degree, used to measure and draw angles, essential in geometry, drafting for creating precise angular measurement. देखिए एक चीज आप इसमें नोट रखिएगा, प्रोट्रैक्टर में कई प्रोट्रैक्टर ऐसे होते हैं, कई डी ऐसे दिए होते हैं, अगर आपने यूज किए होंगे। नीचे स्केल होगा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का, और ये डी दिया होगा। आप प्लीज इसको नोट कीजिए कि प्रोट्रैक्टर का मेन काम है एंगल्स मेजर करना। प्रोट्रैक्टर का मेन काम है एंगल्स मेजर करना। प्रोट्रैक्टर एज ए स्केल यूज करना इज नॉट मेन काम ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो एमसीक्यू में अगर आपको सवाल आ जाए तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ए प्रोट्रैक्टर कैन बी यूज आ जाए, तो आप एज ए स्केल भी उसको यस कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एंगल भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर लिखा आ जाए द मेन वर्क ऑफ ए प्रोट्रैक्टर इज टू मेजर, ऑप्शन में लेंथ भी हो, एंगल भी हो, एरिया भी हो, तो आप कहेंगे जी एंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी नुएंसेस है दोस्तों, जहां पे एग्जामिनर ना कई बार हमको अटका देता है, कई बार एग्जामिनर हमको फंसा देता है, तो इस वजह से आप लोगों के आगे ये मैंने शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल, पेंसिल को बड़ा डिटेल में देखेंगे। हाउएवर हमें लगता है कि जी हमें पेंसिल के बारे में सब पता है, बट कहीं ना कहीं पेंसिल को लेके कई ऐसी चीजें बन जाती हैं जो हमें नहीं पता होती है। इट इज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राफ्टिंग, ड्राइंग करने के लिए सबसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इज पेंसिल। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप बनाएंगे सबसे पहले पेंसिल से बनाएंगे, उसको सीधा पेन से नहीं बनाया जाता, बल्कि पेंसिल से ही बनाया जाता, उसमें ही इतनी सारी वेराइटीज हैं। और पेंसिल्स की डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, ऑन जिसकी वजह से डिफरेंट वेट्स आता है एंड शेड्स। ठीक है, ये हम डिटेल में इसको देखेंगे। हाई क्वालिटी पेंसिल्स इंश्योर क्लियर एंड एक्यूरेट लाइंस, हाई क्वालिटी पेंसिल इंश्योर क्लियर एंड एक्यूरेट लाइंस। सेट स्क्वायर क्या होते हैं दोस्तों, आपने देखे ही होंगे सेट स्क्वायर ऐसे। ट्रायंगुलर टूल्स, ट्रायंगुलर होते हैं सेट स्क्वायर विद फिक्स्ड एंगल्स, कॉमनली 45-45-90 डिग्री का सेट स्क्वायर, जिसको स्क्वायर सेट स्क्वायर कहा जाता है। जो ये सेट स्क्वायर 45 डिग्री का है, 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का भी होता है ऐसा। ठीक है, दो सेट स्क्वायर होते हैं। ये प्लीज आप एंगल याद रखिए, ये तो आप याद रख लेंगे, ये आप याद रखिएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का भी सेट स्क्वायर हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम सेट स्क्वायर से, एंगल्स बनाते हैं और वर्टिकल लाइंस भी बनाते हैं, क्योंकि स्केल भी होता है ना सेट स्क्वायर में, हम लाइंस भी इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट एक्यूरेट ज्योमेट्रिक शेप्स। दोस्तों स्केल के बारे में थोड़ा सा, पेंसिल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 3 तरीके ग्रेड्स होते हैं पेंसिल में। फर्स्ट इज हार्ड ग्रेड, सेकंड इज मीडियम ग्रेड एंड थर्ड इज सॉफ्ट ग्रेड। देखिए जो बी लिखा हुआ होगा ना, बी दैट इज सॉफ्ट ग्रेड। बी जहां लिखा होता है, जैसे बी बी कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट ग्रेड के लिए, एच कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है हार्ड के लिए। एक आप याद कर लें, एच फॉर हार्ड करके आप याद कर लें, तो बाकी आप समझ जाएंगे बी इज फॉर सॉफ्ट। कैसे हार्डनेस बढ़ती है, किस तरफ हार्डनेस बढ़ती है, वो भी हम अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। यूज टू ड्रॉ, जो हार्ड ग्रेड है, इट इज यूज टू ड्रॉ फाइन लाइंस। प्लीज आप इसको नोट रखिएगा, हार्ड ग्रेड को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू ड्रॉ फाइन लाइंस। एक एक लाइन से यहां से एमसीक्यू बन सकता है दोस्तों, इस वजह से ना केयरफुली इन चीजों को समझिए। जो मीडियम ग्रेड है वहां से क्या होगा, यूज फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। अब आपसे अगर अगर एग्जामिनर यही पूछ ले कि भाई मीडियम ग्रेड लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग किससे यूज करते हैं, किससे बनाते हैं, हार्ड ग्रेड से, मीडियम ग्रेड से, सॉफ्ट ग्रेड से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हार्ड ग्रेड से नहीं बनाते, मीडियम ग्रेड से हम बनाते हैं। थर्ड इज सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड किस लिए, ताकि आप थिक लाइंस बना सके, थिक एंड शाइनी लाइंस, इसलिए यूज करेंगे सॉफ्ट ग्रेड्स, थिक एंड शाइनी लाइंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप एक बार लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम टाइमली आपके आगे क्वालिटी एंड क्रिस्प कंटेंट लेके आए। और देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट सारा कंटेंट, सारा सिलेबस हमने आपके आगे कराया है। एक एक चीज यूट्यूब पर हमने आपके आगे प्रेजेंट करी है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं।
देखिए जो 9H होगी दैट विल बी वेरी हार्ड पेंसिल। अब वेरी हार्ड पेंसिल का मतलब क्या है? क्ले कंटेंट विल बी मैक्सिमम। प्लीज इसको अपना नोट कीजिए। हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हार्ड पेंसिल जो होगी ना उसमें ग्रेफाइट कंटेंट ज्यादा होगा। नहीं, जो हार्ड पेंसिल होगी उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। और जो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होगी यानी कि 7B, 9H इज द हार्डेस्ट एंड 7B इज द सॉफ्टेस्ट। जो सॉफ्ट ग्रेड होगी उसमें ग्रेफाइट कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें होगा ग्रेफाइट कंटेंट ज्यादा। अब इसमें ये ज़्यादा आप डिटेल में अभी नहीं जाना, आप एचबी का देख लीजिए, क्योंकि देखिए हम जनरली अपने स्कूल में जब पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो हम एचबी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। तो एचबी पेंसिल जनरली थिक लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है, बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, फ्री हैंड वर्क्स के लिए। ये हो गया एचबी पेंसिल। ये देखिए दोस्तों, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। 9H एक साइड आ गया, 9B एक साइड आ गया। हमने देखा H फॉर हार्ड, B फॉर सॉफ्ट। 9H इज द हार्डेस्ट, 9B इज द सॉफ्टेस्ट। जो हार्ड है दोस्तों उसके अंदर क्ले कंटेंट ज्यादा है, जो सॉफ्ट है उसके अंदर ग्रेफाइट कंटेंट ज्यादा है। और बीच में आ जाएगा HB और F। ठीक है, हार्ड जो है स्मजेस इजियर, ज्यादा गाढ़ी कौन सी होगी? सॉफ्ट वाली, जिसमें ग्रेफाइट कंटेंट ज्यादा हो, ज्यादा गाढ़ी होगी। ये देखो, ये शेड से भी आप समझ पा रहे होंगे ना, ये जो एरो है ना, देखिए इस तरफ ये बिल्कुल लाइट है और इस तरफ ये डार्क 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 होती जा रही है। ठीक है, तो इसी एरो का सिग्निफिकेंस, अगर ये फोटो भी आपके दिमाग में रह गई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप इतना कर लें कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी फोटो को अपने दिमाग में रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो पेंसिल्स के बारे में हमने देखा। एक फोटो और दिखाऊंगा आपको पेंसिल्स के बारे में, वहां से ना चीजें और आपके ब्रेन में क्लियर होंगी और आपके लिए टाइमली वो रह पाएंगी, लंबे टाइम तक रह पाएंगी। ये फोटो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि 9H इज द हार्डेस्ट एंड 9B इज द सॉफ्टेस्ट। चलो अभी यहाँ 7B लेके चलते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए, गौर फरमाइएगा कि जितना अंदर का ये जो पार्ट बड़ा होता जा रहा है, जितना अंदर का ये पार्ट बड़ा होता जा रहा है, उतना ही आपकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ती जा रही है, उतनी ही आपकी सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक पेंसिल का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से क्ले कंटेंट या ग्रेफाइट कंटेंट वेरी करेगा। इसमें इसमें क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, इसमें ग्रेफाइट का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। यहीं से चीजें ना, मतलब अब इतना आपने समझ लिया, पेंसिल का सवाल आपसे गलत नहीं होना है। आपने अगर इतना समझ लिया है तो पेंसिल का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। स्केल स्केल के बारे में मुझे लगता नहीं मुझे कोई स्पेशली आपको बताना चाहिए स्केल के बारे में। मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो हमने ड्राइंग शीट जो हमने देखी, आईएस कोड बताइए मुझे ड्राइंग शीट का, आईएस कोड ऑफ ड्राइंग शीट। मुझे बोर्ड का तो अभी आईएस कोड बता दिया आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। आईएस कोड ऑफ ड्राइंग शीट कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बताइए। पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर। सैंड पेपर भी आप लोगों को आइडिया होता है कि सैंड पेपर क्या होता है। एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज सैंड पेपर। टूल्स यूज टू शार्पन पेंसिल टू ए फाइन पॉइंट। टूल्स यूज टू, ये दोनों जो है ना, पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर, दोनों का काम है शार्प करना पेंसिल को फॉर प्रिसाइज ड्राफ्टिंग, ताकि ड्राइंग आपकी बहुत अच्छे से बन पाए। द कटर ट्रिम्स द वुड केसिंग वाइल सैंड पेपर रिफाइंस द ग्रेफाइट टिप फॉर डिटेल्ड वर्क, है ना, वो सैंड पेपर का इस्तेमाल करके आप ऊपर से उसको रब करते हैं तो वो फाइन हो जाती है आपकी पेंसिल। और जो शॉर्पनर है उसका मेन काम होता है वुड वाले मटेरियल को रिमूव करना। फ्रेंच कर्व, देखिए दोस्तों, फ्रेंच कर्व बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि बाकी सारी चीजें अगर आप बात करेंगे ना तो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स का मीनिंग क्या है? लाइंस हैं, एंगल्स हैं, किसी ना किसी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप का पार्ट है। पर फ्रेंच कर्व्स जो ऑर्थोडॉक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनको डिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी ही रैंडम शेप्स। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके आगे ये दो कर्व्स बनाए हुए हैं,
ये दो कर्व जो बनाए हुए हैं, दीज आर नोन एज फ्रेंच कर्व्स, रैंडम शेप्स के कर्व्स, जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, आपकी ड्राइंग को वो और एस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको कहा जाता है फ्रेंच कर्व्स। ठीक है, ये टेम्पलेट्स होती है दोस्तों, इन टेम्पलेट्स को आप ड्राइंग शीट पर रखते हैं और 2-3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रेंच कर्व। धीरज जी, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग शीट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उसका आईएस कोड होता है 10711। 10711। ऋषि जी, ये मुझे बताइए कि अगर ड्राइंग शीट का 10711 है, तो ड्राइंग बोर्ड का क्या है? ड्राइंग बोर्ड का आईएस कोड क्या है? ये मुझे आप बताइए कि ड्राइंग बोर्ड का आईएस कोड क्या है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग शीट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ड्राइंग शीट में क्या-क्या हम करते हैं। देखिए, हमने A0, A1, A2, A3, A4 देखा अभी तक। इनका एक बार नाम देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। हाउएवर मुझे कम है चांस है कि यहाँ से आप लोगों को सवाल आएगा। पर देखिए A0 जो होती है ना, A0, उसका एग्जैक्ट एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखिए इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट। देखिए साइज क्या है, 841 इंटू 1189। आप प्लीज इस साइज को याद रखिएगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको याद मत रखिए। A0 का एग्जैक्टली 1 मीटर स्क्वायर एरिया और A1 का एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा। वो जो डिवाइड बाय रूट टू कह रहा था ना मैं, कि इस साइज में और इस साइज में रूट टू का डिफरेंस होता है। इस साइज में और इस साइज में रूट टू का डिफरेंस, रूट टू का मतलब प्रोपोर्शनल डिवाइड होता है। तो क्यों? क्योंकि इनका एरिया हाफ 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 होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल A0 अपॉन में A1 विल बी इक्वल टू 2। सिमिलरली A1 अपॉन में A2 विल बी इक्वल टू 2। एरिया ऑफ A2 शीट अपॉन में एरिया ऑफ A3 शीट विल बी इक्वल टू 2। ये प्लीज आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधा ऐसा सवाल पूछ ले, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ A0 एंड A4 शीट। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर का जवाब आप टिक कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो एग्जामिनर आपको जहां से फंसा सकते हैं, और आपको उनमें नहीं फंसना है, आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक जवाब आप यहां से दे पाएंगे। क्लिनोग्राफ को देख लेते हैं। क्लिनोग्राफ, क्लिनोग्राफ क्या होता है? एन एडजस्टेबल इंस्ट्रूमेंट विथ टू स्ट्रेट एजेस हिंज्ड टुगेदर। दो स्ट्रेट एजेस को हिंज किया जाता है। हिंज करना मतलब कि वो मूव हो पाएंगे। इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से हिंज कर दिया, यानी कि ऐसे मूव हो सकते हैं अब। ठीक है, अलोविंग इट टू बी सेट एट एनी डिजायर्ड एंगल फॉर ड्राइंग इंक्लाइन लाइंस। जो अभी हमने बात करी थी कि जो ये देखिए, ये दो स्ट्रेट एजेस हैं, वन एज एंड दूसरा एज, इन दोनों को यहां पर हिंज कर दिया, यानी कि दिस एज कैन, इसको आप फिक्स रखते हुए इस एज को आप ऐसे मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी आप कर सकते हैं। टू मेक एनी डिजायर्ड एंगल, टू मेक एनी डिजायर्ड एंगल। हालांकि क्लिनोग्राफ का कोई एंगल मेजर्ड नहीं होता एग्जैक्टली, है ना, जस्ट दो लाइंस को ऐड करना है किसी एंगल पे, उनको आप क्लिनोग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। एक बार इसकी फोटो आप अच्छे से देख ले। एक स्ट्रेट एज ये है, एक स्ट्रेट एज ये है, यहां पर हिंज किया गया है। तो ऐसा करके आप दो उनको एंगल लाइंस को जो कि एक डिफरेंट एंगल पे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट फैक्टर। कई जगह फैक्टर भी लिखा होता है, कई जगह फैक्टर भी लिखा होता है, पर बट इट इज रिप्रेजेंटेटिव। मेन नाम इसका फ्रैक्शन है। किसी एक एग्जाम में तो मैं देख रहा था कि RF स्टैंड्स फॉर, यही लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन और फैक्टर दोनों थे ऑप्शन में, तो कमीशन ने उसको फ्रैक्शन को ठीक माना था। तो प्लीज, RF स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, नॉट फॉर फैक्टर। फैक्टर ये नाम सेकेंडरी है, बट मेन इज फ्रैक्शन। क्या होता है भैया ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन?
इट इज द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पे जो एक आपका स्केल है कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। मैप पे जो आपने ड्राइंग बनाई और एक्चुअली ग्राउंड पे जो आपका जो ड्राइंग है, उन दोनों का जो स्केल है, उन दोनों का स्केल जो उनका जो प्रोपोर्शन है, उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जनरली देखिए, यानी कि अगर कोई बड़ी ड्राइंग को मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पर बना रहा हूँ, जो कि एक्चुअली शेप एंड साइज, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पेड़ है, उसको मैं अपनी ड्राइंग शीट पर बना रहा हूँ, तो यानी कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि मेरे बोर्ड पे जो ड्राइंग बन रही है दैट विल बी ऑफ लेस साइज कंपेयर टू द ट्री दैट इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा लेस देन 1। अगर मेरी ड्राइंग जो कि एक्चुअली लेट अस सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज एक शॉर्पनर है, उस शॉर्पनर को मैं अपनी ड्राइंग शीट पर बना रहा हूँ, A1 ड्राइंग शीट पर बना रहा हूँ, A0 ड्राइंग शीट पर बना रहा हूँ और बड़े साइज का उसको एनलार्ज करके बना रहा हूँ, तो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग पर जो मैं शॉर्पनर बना रहा हूँ इन एज कंपेयर टू द शॉर्पनर दैट इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, उससे बड़ा है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। It means that representative fraction can be less than 1, can be greater than 1 and can be equal to 1 as well। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक आधी बार मैंने देखा है लोग इतना ही सोच पाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज जनरली लेस देन 1। नो, अगर आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके आप अपनी ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं, तो उसका साइज या उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। अब इस पे कोई न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे आप तो कर सकते हैं ना, अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भाई एक प्लॉट बनाया है, उसकी जो लेंथ है या उसका जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ ड्राइंग शीट पर है 100 mm और लेंथ एक्चुअल में है ग्राउंड पर से 100 मीटर, लेट अस सपोज इट इज 100 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो आप निकाल सकते हैं 100 mm डिवाइड बाय 100 मीटर, तो वेरी वेरी लेस देन 1 आएगा। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का अगर कोई सिंपल ही न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों, इसका आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग में पढ़ा जाता है डेफिनेटली रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बिल्कुल। अगर आप अभी एक छोटा सा सवाल है उसका आप जवाब दीजिएगा, मुझे आप प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास में कोई दो डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास में। साइन कन्वेंशन ऑफ मटेरियल्स देख लेते हैं दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस मटेरियल को किस साइन कन्वेंशन से देखा जाता है, क्योंकि जब आप ड्राइंग शीट पर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक 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 कोई वर्क पीस बनाना है, उसमें इतना मटेरियल एक्स है, इतना मटेरियल वाई है, इतना मटेरियल जेड है, तो ये कैसे पता चले कौन सा मटेरियल एक्स है, कौन सा वाई, कौन सा जेड, तो उसकी शेडिंग करी जाती है दोस्तों। उसकी शेडिंग का एक साइन कन्वेंशन है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको अभी हम देखेंगे कौन कौन से साइन कन्वेंशन है। कुलदीप जी, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर कोई मेटल आप ड्रॉ करेंगे, कोई मेटल आप ड्रॉ करेंगे और वो मेटल स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर है या इसके अलॉयज है, स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर या इसके अलॉयज, तो इस प्रकार का आप शेडिंग करेंगे। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, बेसिकली इक्वी डिस्टेंट लाइन्स हैं और स्लांट है, ठीक है। लेकिन अगर मेटल लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल है, तो दो लाइंस, फिर डबल गैप, फिर दो लाइन, फिर डबल गैप, आप एक इनमें ना डिफरेंस आप खुद भी एक बार नोट कर लीजिए अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा हो, ताकि वो क्लैरिटी हो जाए कि मेटल्स में भी एक डिफरेंशिएशन है। हाउएवर मुझे नहीं लगता इतना डीप में जाएंगे, स्टिल आप लोगों को मैं बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ग्लास है, ग्लास को इस तरीके से शेड किया जाता है, पूरा आपका जो एरिया रहेगा उसमें बस आप बीच में ऐसे बना के ऐसे कर देंगे, इसका मतलब ग्लास है, यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें ग्लास है। नेक्स्ट आपका अगर पैकेजिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, अगर पोर्सिलेन
स्टोनवेयर या मार्बल है तो आप ऐसे स्लांट टाइट में डैश 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 लगा देंगे। और अगर एस्बेस्टोस है, फाइबर है, रबड़ है, प्लीज जो जो बता रहा हूँ उतना तो आप याद रखिएगा इसमें कम से कम। एस्बेस्टोस, फाइबर, रबर, लेदर, वैक्स एंड कॉर्क। बेसिकली जो थोड़े से सॉफ्ट से मटेरियल हैं जैसे रबर हो गया, वैक्स हो गया, कॉर्क हो गया, उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड देन स्लांट लाइंस। ठीक है, जो थोड़े से सॉफ्ट टाइप के जो इंसुलेटिंग या पैकेजिंग मटेरियल्स कह सकते हैं उनको। लिक्विड है तो आई 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 थिंक कि लिक्विड को तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिक्विड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और अगर वुड है, देखिए आपने भी देखा होगा ना, वुड पर जनरली इस तरीके के पैटर्न बने हुए होते हैं। अगर आप वुड को एक पेड़ का अपने अगर ट्रंक को यहाँ से काट कर इसका क्रॉस सेक्शन देखा होगा, ऐसे 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 पैटर्न्स बने होते हैं, तो यही पैटर्न वुड का है। ठीक है, यही पैटर्न वुड का है। कंक्रीट का पैटर्न देखिए ये है, ये होगा कंक्रीट का पैटर्न। इसको मुझे लगता है अगर आपको पैटर्न की एक फोटो दिखाई जाए, इतने पैटर्न आप प्लीज याद रखिएगा। पीडीएफ आपको हम अपने ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। ये पैटर्न आप एटलीस्ट आप इतने पैटर्न आप कोशिश करिएगा आपको याद रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक पैटर्न दे दे और बताए पूछे कि भाई ये कौन सा मटेरियल इस पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें आपको इशू नहीं आएगा अगर आपको ये शीट आपको क्लियर होगी तो। टाइप्स ऑफ लाइंस देख लेते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ लाइंस देख लेते हैं। ये एक 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 पार्ट की ड्राइंग बनाई गई है, इसको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। देखिए ये ड्राइंग बनाई गई है, ठीक है, बेसिकली ये ड्राइंग है और ये यहाँ इसका प्रोजेक्शन, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बनाया गया है। तो देखते हैं अगेन, ये तो आपको क्लियर हो गई, डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन का क्या क्वालिटी है, ऐसे होगा, आगे एरो लगा होगा। एरो बेसिकली फिल्ड एरो होगा या सॉलिड एरो होगा, आगे जो है ना एम्प्टी नहीं होगा, सॉलिड एरो होगा। ये डायमेंशन लाइन होगी। डायमेंशन लाइन को जो मेन आपकी फिगर है उससे जोड़ने वाली जो लाइन है उसको कहा जाता है एक्सटेंशन लाइन, क्योंकि आपने एक्सटेंड करके डायमेंशन लाइन दिखाई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये देखिए आप जो इंपॉर्टेंट चीज है, हिडन लाइंस अगेन डैश्ड आप बनाते हैं, हिडन लाइंस आप डैश तरीके से बनाते हैं। और जो जो मेन जो विजिबल एरिया है एक आपकी फिगर का, उसको आप सॉलिड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो हमको क्लियर होंगे ही। ये जो इस तरीके की सॉलिड लाइन बनाई और फिर जहां से मटेरियल का प्रोजेक्शन लिया वहां पर डैश लाइन बनाई, ये बनाई कटिंग प्लेन की लाइन, कि भाई अगर यहां से मेरा कटिंग प्लेन लाइन जाएगा, कटिंग प्लेन अगर हम बनाएंगे तो हमारा इस तरीके की लाइन को कटिंग प्लेन लाइन बोला जाएगा। ये इन्होंने सेंटर लाइन बनाई है, सेंटर लाइन। ठीक है, और हमेशा हमेशा रेडियस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये देखिए ऐसे फाई, ये होगा रिप्रेजेंट करने का, कोई सर्कुलर शेप है उसको रिप्रेजेंट करने का, ये देखिए। ठीक है, तो ये सारी होगी आपकी लाइंस। एक जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करेगी उसको कहते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, और देखिए ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं फैंटम लाइन, इसको कहते हैं फैंटम लाइन। ठीक है, फैंटम लाइन क्या हो गया दोस्तों, बेसिकली जो इनर इनर सर्कल आपका होगा उस पर टेंजेंट होती है आपकी लाइन। ये एक होलो सेक्शन बनाया गया है, होलो सेक्शन को दिखाने के लिए दिखाया गया कि ये सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। तो जो इनर सर्कल को जो लाइन जो टेंजेंट होगी उसका दिखाने के लिए कि इनर सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना है, उसको कहा जाता है फैंटम लाइन। थोड़ी सी नई टर्म्स है दोस्तों, प्लीज आप इसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में देखें तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। लेटरिंग को देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से अक्षर को बनाना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आईएस कोड आप प्लीज इसका याद रखिएगा, 9609। आईएस कोड फॉर लेटरिंग इज 9609। दो प्रकार की हम अक्षर बनाते हैं, लेटरिंग दो प्रकार की हम यूज करते हैं इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट इज गॉथिक, सेकंड इज रोमन।
गॉथिक में क्या है कि जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल्स, एबीसीडी आप लिख रहे हैं या फिर 1 2 3 4 आप लिख रहे हैं, these all will be of uniform thickness. Please again, very very important, very very important. गरिमा जी ने कमेंट किया है, ग्रेजुएशन रिंग एंड रेफरेंस ऑफ एंगल मेजर्स। किस चीज़ के रेफरेंस में आपने कमेंट किया, एक बार प्लीज़ आप बताइएगा। तो जो गोथिक लेटरिंग है, दैट इज यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमरल्स। यानी कि अब रोमन लेटरिंग क्या होगी, रोमन लेटरिंग होगी कि यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होगी, कहीं पे थिक होगा कहीं पे थिन होगा। जब आप अक्षर बना रहे होंगे ना, व्हेन यू विल बी फ्रेमिंग एन अल्फाबेट, तो ऐसा हो सकता है कहीं पे थिक और कहीं पे थिन, है ना। फॉर एग्जांपल अगर ए बनाएं, तो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार की रोमन को किस प्रकार का लेटरिंग है और गोथिक किस प्रकार की है। ये दो टाइप्स हैं जिनको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। कोनिक सेक्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक सवाल आप मान के चलिएगा कि कोनिक सेक्शन से एक सवाल आपको आ जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो में बने हुए, प्लीज अब एक बार आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आप कमेंट बॉक्स पर भी थम्स अप भेज सकते हैं। कोनिक सेक्शंस देखते हैं दोस्तों। देखिए कोनिक सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, देखिए यहीं पे एक बार रिकॉल करते हैं। कोनिक सेक्शंस, क्या इज पैराबोला ए कोनिक सेक्शन? Yes, parabola is a conic section. Is circle a conic section? Yes, circle is also a conic section. Is an ellipse a conic section? Yes, an ellipse is also a conic section. Now, is hyperbola a conic section? Yes, hyperbola is also a conic section. कहने का मतलब क्या है? These all geometrical figures are generated or can be generated with help of a cone. Precisely speaking, with the help of right circular cone. Precisely speaking, with help of right circular cone. इस वजह से हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, यस यस यस। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस आपने बताया, उसमें ग्रेजुएशन रिंग होती है एंड रेफरेंस ऑफ एंगल मेजर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डन। अभी देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से आ सकता है, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में कंसेप्ट को 100% क्लियर कर देंगे। कोनिक सेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग ए राइट सर्कुलर कोन विद ए प्लेन एट वेरियस एंगल्स। एक राइट सर्कुलर कोन लेंगे और एक प्लेन की हेल्प से उसको अलग अलग एंगल्स पे कट करेंगे, दैट इज नोन एज ए कोनिक सेक्शन, जो वहां से फिगर जनरेट होगी। दीज सेक्शंस क्या क्या? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, डिपेंडिंग ऑन द एंगल एंड पोजिशन ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू द कोन। फॉर एग्जाम्पल, एक शीट ले लेते हैं। ये कोन है और ये एक प्लेन है। नाउ ये प्लेन अब सीधा यहां से इस कोन को काटेगा, ठीक है, या फिर ये प्लेन एक एंगल में आके इस कोन को काटेगा। इसके बिहाफ पे और ये जो कोन, क्योंकि दिस इज ए सॉलिड कोन, दिस इज ए 3 डायमेंशनल कोन, इसके बिहाफ पे जो टॉप सरफेसेस हैं, यहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज फॉर्म होंगी, उनको कहा गया है कोनिक सेक्शन। देखते हैं कैसे। अब वो इनका इस्तेमाल क्या होता है। देखिए ये ज्योमेट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल की जाती है ये डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शंस। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आपने 11th क्लास में मैथ्स में
11th क्लास की मैथ्स में कोनिक सेक्शन को ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है, तो एक बार आप थम्स अप भेज सकते हैं। देखिए राइट राइट सर्कुलर कोन और ऑब्लिक सर्कुलर कोन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? उसको देख लेते हैं। बेसिकली अगर 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 कोन से मैं एक जो ऊपर जो एपेक्स है, वहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊं, तो नीचे जो सर्कल है, बेस सर्कल है, उसके सेंटर पे वो आके परपेंडिकुलर बनेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज राइट सर्कुलर कोन। इसके अलावा जो भी कोन होगा, उसके एपेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं और वो नीचे नीचे बेस सर्कल के अगर सेंटर से नहीं जुड़ रहा है वो राइट एंगल, तो दैट इज नॉट ए राइट सर्कुलर कोन, दिस इज एन ओब्लिक सर्कुलर कोन। तो आई होप आपको एटलीस्ट राइट सर्कुलर कोन एंड ओब्लिक सर्कुलर कोन में डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन एंड व्हाट इज ओब्लिक सर्कुलर कोन। देखते हैं दोस्तों, अब हर एक फिगर को देखें जनरेट कैसे होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कोनिक सेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग से भर भर के क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। देखिए अगर जो प्लेन है, हमने जो कटिंग प्लेन लिया, प्लेन कट्स द कोन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। दो तरीके से इस लाइन को कहा जा सकता है दोस्तों। प्लेन कट्स द कोन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये एक्सिस को अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर तरीके से काटता है, या फिर अगर ये कह दिया जाए कि कि प्लेन कट्स द कोन पैरेलल टू इट्स बेस सर्कल। प्लेन कट्स द कोन पैरेलल टू इट्स बेस सर्कल। तो उस उन दोनों केसेस में एक ही बात है, कहा जा रहा है कि यानी कि सर्कल बनेगा। अगर अगर एक चीज कह दे कि प्लेन कट्स द एक्सिस परपेंडिकुलर, या फिर बेस के अगर पैरेलल है, तो दोनों केसेस में सर्कल बनेगा। अब देखिए एलिप्स कब कब बनेगा, इसको भी देखिएगा। इफ ए प्लेन कट्स द कोन एट एन एंगल, प्लेन जो है कोन को एक एंगल पे कट करे, ये देखो एक एंगल पे कट कर रहा है, ठीक है, एक एंगल पे कट कर रहा है, एक एंगल पे कट कर रहा है, बट नॉट स्टीप एनफ टू पास थ्रू द बेस। प्लेन ने एक एंगल पे कोन को कट किया, बट बेस को पास नहीं करा। ये वाली जो लाइन है जिसको हम स्लोप ऑफ द कोन कहते हैं, वहीं से पास हुआ। ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, जब जब तक वो बेस को कट नहीं कर रहा, तो वो एलिप्स बनाएगा। जब तक वो बेस को कट नहीं कर रहा, तो वो एलिप्स बनाएगा। ये हो गया आपका एलिप्स। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सर्कल और एलिप्स हमने देख लिया। अब अगर बेस को कट करेगा, तो यानी कि ना तो सर्कल बनेगा ना एलिप्स बनेगा, बनेगा या तो पैराबोला या फिर बनेगा हाइपरबोला। अब इन दोनों को देखते हैं हम, किस केस में पैराबोला बनेगा, किस केस में हाइपरबोला बनेगा। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो स्लोप ऑफ द कोन होता है ना, इसको हम जनरेट्रिक्स भी कहते हैं। जनरेट्रिक्स, स्लोप ऑफ द कोन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जनरेट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरेट्रिक्स। अगर देखिए ये जो जनरेट्रिक्स का जो एंगल है अल्फा, और इस प्लेन का एंगल जो है बेस के साथ जिससे कट कर रहा है, अगर ये दोनों सेम है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, या फिर अगर इसको दूसरी इंग्लिश भाषा में बोलूं कि द प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेट्रिक्स, तो क्या बनेगा दोस्तों? तो बनेगा पैराबोला। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इफ द प्लेन इज नॉट पैरेलल टू द जनरेट्रिक्स, तो क्या बनेगा दोस्तों? हाइपरबोला। तो क्या बनेगा दोस्तों? हाइपरबोला। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी, ये सारी कंडीशंस आपने याद रखनी। एक क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स देख लेते हैं।
साइक्लोइड। नाम आ जाएँगे दोस्तों, ऐसे ही एग्ज़ाम में सीधा नाम आएगा, साइक्लोइड आ जाएगा और वो आपसे पूछ लेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है? 4 अलग-अलग ऑप्शन दे देंगे और आपको उनमें से चूज़ करनी होगी। तो साइक्लोइड को देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ साइक्लोइड? Now, cycloid is a curve traced by a fixed point on the circumference of a circle as it rolls along a straight line without slipping. I know थोड़ी सी टफ हुई, I know. चलो इसको दोबारा देखते हैं, ड्राइंग के रूप से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया P। ये सर्कल यहाँ पर रोल हो और ये पॉइंट P जो एक कर्व एक पाथ फॉलो करेगा, उसको कहा जाता है साइक्लोइड। वो कैसा पाथ बनेगा दोस्तों? ऐसा बनेगा। ठीक है? आप सिर्फ इसमें अभी इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ही याद रखिए कि साइक्लोइड क्या हो गया, एक पॉइंट हमने सर्कल पे ले लिया, सर्कमफेरेंस पे। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कमफेरेंस। अंदर नहीं लिया, सर्कल के बाहर नहीं लिया, सर्कल पे लिया, है ना? उस पॉइंट ने जो पाथ फॉलो किया, जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करी, उसको कहा जाता है साइक्लोइड। विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग मोशन। अब देखते हैं दोस्तों, ट्रोकोइड क्या होता है? अगर अगर a trochoid is the curve traced by a point fixed on a circle as it rolls along the straight line. बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कि वो जो हमने सर्कल को अगर स्ट्रेट लाइन पे दौड़ाया और उसके ऊपर हमने पॉइंट लिया था, तो क्या बना? साइक्लोइड। लेकिन भाई सर्कल तो स्ट्रेट लाइन पर भी दौड़ सकता है, सर्कल तो दूसरे सर्कल पे भी दौड़ सकता है, सर्कल तो किसी किसी भी रैंडम फिगर के ऊपर भी दौड़ सकता है। उन केस में क्या कहा जाता है? उन केस में ट्रोकोइड एक अम्ब्रेला टर्म दे दी कि उसको कहते हैं ट्रोकोइड। अगर ये सर्कल सर्कल पे घूमे, देखिए ये इनर सर्कल है और ये हमारा जो सर्कल है, और ये सर्कल इस इनर सर्कल के बाहर घूम रहा है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आप फोकस कर लीजिए, 2 मिनट में ना कंसेप्ट यूं क्लियर हो जाएगा। एक सर्कल के ऊपर सर्कल है और वो रोल हो रहा है, उस पे जो पॉइंट, जो एक ट्रेजेक्ट्री बनेगी, उसको एपिसाइक्लोइड कहेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको दोस्तों, याद कैसे रखना एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड। सिमिलरली इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर एक सर्कल के इनर इनर साइड से अगर सर्कल कोई घूम रहा है, उसका जो पॉइंट होगा, वो जो एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, उसको कहते हैं हाइपोसाइक्लोइड। और लाइन वाला तो हमने देख लिया साइक्लोइड। याद कैसे रखें कि भाई एपिसाइक्लोइड क्या है, याद कैसे रखेंगे कि हाइपोसाइक्लोइड क्या है? तो उसका ट्रिक क्या है, आप ये याद रखिएगा कि जो एपी है ना, एपीफिज, जो एपी है, एपीफिज, वो हम सरफेस पे बैठ के पीते हैं, वो हम धरती के ऊपर बैठ के पीते हैं। आप इसको अर्थ का सरफेस मान लो, आप इसको अर्थ का सरफेस मान लो, और ये ऊपर कोई चीज उसके रोल हो रही है। एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हो सकता है आपको याद हो जाए, पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना, आप क्योंकि उस एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार एपी अंदर था या बाहर था। तो याद रखना मेरी ट्रिक की, एपी जो एपीफिज है, हम जो पीते हैं, वो ऊपर बैठ के पीते हैं, मतलब धरती के आराम से ऊपर बैठ के पीते हैं। ठीक है, उससे आपको, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इनवोल्यूट, 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 इनवोल्यूट क्या है? An involute of a curve is a path traced by the end of a string as it unwinds from a given curve. अगेन अब मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या चीज है। ऐसे मान लीजिए ये कोई सर्कल मान लीजिए आप, और इस सर्कल पे आप ऐसे मान लीजिए एक रस्सी लपेटी हुई है हमने, एक रस्सी लपेटी हुई है, ये रस्सी हमने गोल गोल इसके ऊपर लपेट दी। ठीक है, ये रस्सी लपेटी हुई है और ये रस्सी का एक एंड है, ये रस्सी का एंड हो गया।
नाउ अब आप इस रस्सी को जब आप बिल्कुल टाइट फॉर्म में, टाइट करके जब आप अनरोल करेंगे, जब आप उतारेंगे सर्कल पे से, तो जो ये पॉइंट जो पाथ फॉलो करेगा, उसको कहते हैं इन्वॉल्यूट। जनरली वो ऐसा पाथ होगा, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि रस्सी की लेंथ बढ़ रही है। ये देखिए ऐसा ऐसा पाथ होगा, ठीक है? तो ये दोस्तों आप इसको एक बार बस इतना याद रख लिए, इनवॉल्यूट का मतलब सर्कल के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, उस रस्सी को हम अनथ्रेड कर रहे हैं, उस रस्सी को हम उतार रहे हैं, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा बिल्कुल टाइट रहेगा, वो टेंजेंट रहेगा सर्कल पे, ऐसे, वो होता है इनवॉल्यूट। अगला टॉपिक है प्रोजेक्शंस के बारे में। हमने कॉनिक सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे और कुछ हमने जो इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, साइक्लोइड देखा, ट्रोकोइड देखा एंड इन्वॉल्यूट देखा। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। अब हम देखते हैं प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और हमारे एग्जाम स्पेसिफिक उनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थो का मतलब क्या होता है दोस्तों? राइट एंगल। ऑर्थो का मतलब ही राइट एंगल होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट onto planes perpendicular to each other. Please note this. Planes that are perpendicular to each other उसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। टिपिकली रिजल्टिंग इन मल्टीपल व्यूज सच एज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ये आपने सुनी होंगी चीजें दोस्तों, नाम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ये सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही चलकर आते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के फायदे क्या है? एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ईच डायमेंशन विदाउट डिस्टोर्शन। बाकी जो प्रोजेक्शंस हैं जैसे ओब्लीक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, उनमें ऐसा हो सकता है कि एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ना हो, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ना हो, बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज एन एक्यूरेट प्रोजेक्शन। ठीक है। फंडामेंटल इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज ड्राइंग। ज़्यादातर हमारी इंजीनियरिंग में हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ही हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर हमारी इंजीनियरिंग में, जो हम इस्तेमाल करते हैं और फंडामेंटल है, यूज़ हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही करी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी रेलिवेंस। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। दो इंपॉर्टेंट टाइप की प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक की ही पार्ट है, उनको हम देखते हैं। प्लीज इनको नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसमें द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो जो हमारी जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है, देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट है। इसके विपरीत जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसमें द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक दूसरा डिफरेंस ये आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वहां पर आपको प्रोजेक्शन करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में नॉन ट्रांसपेरेंट। अब क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन है वो बीच में आ रहा है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी अज्यूम्ड एज ट्रांसपेरेंट, तभी तो मेरी जो प्रोजेक्शन है बन पाएगी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम बनती है बिलो में, है ना, और टॉप व्यू कम्स बिलो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू जो है उसके नीचे आती है टॉप व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। राइट साइड व्यू इज ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अब इसको ऐसे समझिएगा। यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर मैं ये यहाँ से देखूंगा, टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ से देखूंगा, तो मेरी जो टॉप व्यू है वो यहाँ बनेगा। ठीक है। इसका मतलब टॉप व्यू है
वो जो मेरा फ्रंट व्यू है उसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ फ्रंट व्यू के लिए आप यहाँ देखेंगे और फ्रंट व्यू पीछे बनेगा। तो टॉप व्यू इज़ बिलो फ्रंट व्यू। और जो राइट साइड व्यू है ना, राइट साइड आप यहाँ से देखेंगे तो इट इज़ ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एलिवेशन, यहाँ बनेगा। इतना याद रखिए, टॉप व्यू नीचे बनता है और जो राइट साइड व्यू है वो लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि इधर प्रोजेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में बना राइट साइड व्यू। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनता है ऊपर, टॉप व्यू कम्स अबव फ्रंट व्यू, ऊपर बनेगा, और राइट साइड व्यू इज ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द एलिवेशन। ठीक है, ये डिफरेंस है। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज इसको सुनिएगा। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, द टॉप व्यू ड्रॉन बिलो द फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू जो है वो बनेगा लेफ्ट साइड प्रोजेक्शन में, लेफ्ट में बनेगा। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू है ये बनता है ऊपर, और जो उसका राइट साइड व्यू है वो बनता है राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपको तीन चार डिफरेंसेस है जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पूछे जा सकते हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब है एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाएगा, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है। जबकि ऑर्थोग्राफिक में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है, ऑर्थोग्राफिक में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और तीनों एक्सिस अपीयर होते हैं इसमें इक्वली, तीनों एक्सिस अपीयर होते हैं इक्वली, एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। प्लीज नोट दिस एंगल, सीधा आ जाएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बिटवीन द थ्री एक्सिस इन ए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए 120 डिग्री। दिस टेक्निक अलाउज फॉर ए क्लियर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें दोस्तों? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इनेबलिंग विजुअलाइजेशन ऑफ द, मतलब ऑब्जेक्ट की विजुअलाइजेशन अच्छी करनी है। कल को सवाल आ जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस विल बी ड्रॉन टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल शेप, तो आपको पता होनी चाहिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को एक बार देखते हैं। फुल स्केल होती है दोस्तों, फुल स्केल बनती है, और ये देखिए 120 डिग्री कैसे, ये जो एंगल है ना, इस एंगल बिटवीन, ये 120 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ ये 30 डिग्री बनेगा, यहाँ ये 30 डिग्री बनेगा आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 120 डिग्री का इस एंगल इज 120 डिग्री। आइसोमेट्रिक एक्सिस कौन से होते हैं दोस्तों? तीन एक्सिस कौन से होंगे? पहला एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा, एक्स एक्सिस ऐसे मान लीजिए, ये कोई जेड एक्सिस मान लीजिए, ये तीन एक्सिस जो आइसोमेट्रिक के, ये 120 डिग्री होंगे। ये तीनों एक्सिस 120 डिग्री पर है। दिखाया गया है कि ये वाला एक्सिस और ये वाला राउंड से 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। वर्टिकल लाइन्स रिमेन वर्टिकल, horizontal lines are inclined at 30 degrees, used to produce a realistic looking 3D views। आई होप आपको यहाँ से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगला देखते देखते हैं दोस्तों कि ओब्लीक प्रोजेक्शन। व्हाट इज ओब्लीक प्रोजेक्शन? ओब्लीक प्रोजेक्शन जैसा कि नाम आपको बता रहा है, देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तीनों एक्सिस 90 डिग्री, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 120 डिग्री, और 30 डिग्री नीचे आप याद रखेंगे। बट इन ओब्लीक कोई ना 120 डिग्री होगा ना 90 डिग्री, बीच में किसी एंगल पे होंगे वो, उसको कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्शन। इन ओब्लीक प्रोजेक्शन द फ्रंट फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ट्रू। पहला वाला तो ट्रू टू स्केल बना देंगे जो फ्रंट फेस होगा, और जो अदर फेस होंगे आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल टिपिकली 30 डिग्री और 45 डिग्रीज टू गिव ए पिक्टोरियल इफेक्ट। ठीक है, दो एंगल याद रखेंगे इसमें, 30 डिग्री और 45 डिग्री। बेसिकली ओब्लीक प्रोजेक्शन का ही एक स्पेसिफिक केस होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओब्लीक का ही एक स्पेसिफिक केस होता है दोस्तों आइसोमेट्रिक
प्रोजेक्शन। इसको एक और नाम से कहा जाता है, इसको कैवेलियर भी कहा जाता है, कैवेलियर। कैवेलियर किसको कहा जाता है? ओब्लिक को कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सपेक्टिव का देखो आप लिटरल मीनिंग भी देखें कि भाई आपका पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखता है, ह्यूमन आईज, इसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स as they appear to the human eye. This again becomes very important for you. What is perspective projection? कि भाई ह्यूमन आई को जैसा दिखेगा उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विद पैरेलल लाइंस कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वैनिशिंग पॉइंट। यानी कि जो वैनिशिंग पॉइंट है ना, जो पीछे वाला पॉइंट होगा ना, वहाँ वो पैरेलल लाइंस ऐसे कन्वर्ज हो रही होंगी आपस में। ये अगर डिस्टेंस है D1 है, अगर यहाँ से देखा जा रहा है, ह्यूमन आई अगर इधर है और ये D2 है, इधर इधर ये D2 है, तो D1 विल बी ग्रेटर देन D2 कन्वर्जिंग टुवर्ड्स वैनिशिंग पॉइंट्स। डिस्टेंस दूर होता गया, लाइन कन्वर्ज होती गई पैरेलल लाइन, उसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव। इससे क्या होता है? इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डेप्थ एंड रियलिज्म। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डेप्थ एंड रियलिज्म। कहाँ यूज होता है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कल को अगर आपको कहा जाए कि भाई टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्पेसेस इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस इज यूज्ड, आप कहेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। देखिए ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, अगर ह्यूमन यहाँ पे खड़ा है, अगर यहाँ पे खड़ा है, तो ये देखिए लाइंस कैसे कन्वर्ज हो रही है। ये देखिए, इसीलिए इसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अगर यहाँ तक आपको मजा आ रहा है दोस्तों, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं और आप हमारे कंटेंट को शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही क्रिस्प और क्वालिटी कंटेंट आपके आगे हम लेके आए। आप ये जानते होंगे दोस्तों, सारी विद दिस वीडियो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स हैज बीन कवर्ड, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दोस्तों। यानी कि अगर आप देखेंगे यूपीपीएससी एई का हमने जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पार्ट है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पार्ट है, इसके 22 सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छे क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट हमने प्रोवाइड किए हैं। आप प्लीज़ हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस के लिंक दिए हैं आप उनको चेक कीजिए, वहाँ से आपको सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। यूट्यूब पर हमने कराया है, आप खुद ही देखिए दोस्तों कि कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने कंप्लीट हेड टू टो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है, और इनकी पीडीएफ्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फ्री ऑफ ₹1 हमने एक टोकन अमाउंट रखा है, ₹1 टोकन अमाउंट हमारी एप्लीकेशन पर। आज के टाइम में ₹1 को भी हम मान सकते हैं कि अफोर्डेबल है, किसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के इक्वलेंट ही है। तो उस ₹1 पे आप इस कोर्स को एक्सेस कर लेते हैं। सारी पीडीएफ्स, 2200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू बुकलेट दोस्तों हमने आप लोगों को प्रोवाइड करी है, एंड सारी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमने कराए हैं आपको, मैराथन वीडियोस के थ्रू कराए हैं, रेगुलर वीडियोस के थ्रू कराए हैं। आई होप आप सभी इन चीज़ों को देखते होंगे। तो ये था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट शेप्स पूछ ली जाती हैं कई बार एग्जामिनेशन में, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शेप है, ताकि हमें आइडिया हो कि इस शेप का मतलब क्या है, साइड्स कितनी हैं, उन शेप में एंगल कितने हैं। देखिए टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेट्राहेड्रॉन में कितनी साइड्स होती हैं। तो दोस्तों टेट्राहेड्रॉन में 4 साइडेड होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, यानी कि 4 साइड 4 फेस होते हैं। टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन में, जो इस तरीके से हम बनाते हैं। 60 डिग्री का एंगल, हर एक जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्वलेंट ट्रायंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में, और टोटल एंगल 720 डिग्रीज होता है टेट्राहेड्रॉन में। हेक्साहेड्रॉन दोस्तों, इसको हम 6 साइडेड होता है, 6 फेसेस, 8 पॉइंट्स, 12 एजेस।
90 डिग्री। बेसिकली आप इसको क्यूब भी कहते हैं, उसको हेक्साहेड्रॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रॉन आप समझ जाएंगे, 8 साइड्स, 8 साइड्स, 8 साइड्स, 8 फेसेस, 8 साइड्स, 8 साइडेड यानी कि 8 फेस है, 6 पॉइंट्स है टोटल, 6 पॉइंट्स एंड 12 एजेस, हर एक के एंगल में 60 डिग्री। प्लीज आप ऑक्टाहेड्रॉन को याद रखिए, इसको देख लीजिए ये क्या चीज है। आइकोसाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन क्या होता है दोस्तों? इससे पहले हम डोडेकाहेड्रॉन देखते हैं। काफी सारे एग्जामिनेशन में मैंने देखा डोडेकाहेड्रॉन को डाल के पूछ लेते, कंफ्यूज कर देते हैं क्या चीज है। डोडेकाहेड्रॉन की टोटल 12 फेसेस होते हैं। किसी भी एक फेस को देखेंगे तो पेंटागन होता है दोस्तों वहां पे। प्लीज आप ये याद रखिएगा कि पेंटागन होता है डोडेकाहेड्रॉन पे। 12 फेसेस, 20 पॉइंट्स, 30 एजेस, 12 फेसेस, 20 पॉइंट्स एंड 30 एजेस। क्योंकि पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का इंटरनल एंगल इज 108 डिग्री, तो वही इसमें बताया गया है। आइकोसाहेड्रॉन 20 साइड्स होती है, 20 साइड्स यानी कि 20 फेसेस। ट्राइंगल आता है दोस्तों, देखिए डोडेकाहेड्रॉन में पेंटागन था, यहाँ ट्राइंगल है। 20 फेसेस, 12 पॉइंट्स, 30 एजेस, और अब क्योंकि ट्राइंगल आ गया तो 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दोस्तों इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कंप्लीट होता है। ये इतना है दोस्तों कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए हेल्प कर देगा एंड विद इन ए टाइम बाउंड मैनर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिसिप्लिन लर्नर्स टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल शो होगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हम उधर डेली MCQs प्रोवाइड करते हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं तो वो डिस्कशन, आप लोगों के डाउट सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी का हेल्प हो सके, मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी तक हम पहुंच सके। इसको आप स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं और सभी का हम रिप्लाई भी पर्सनली देते हैं, ताकि आपके पास कोई क्वेरी ना रहे, सारी क्वेरीज को हम सॉल्व कर सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।